हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के जो थ्योरी क्वेश्चंस थे जिसमें लिखना ज़्यादा होता था, ठीक है जी, कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस प्रॉपर आइडेंटिकल तरीके से आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे आपको लिखवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो आज हम इस क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्लस 1.2 के आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। 1.1 का हम लोगों का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 बचे थे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आई रिपीट, शो क्या करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की फॉर्म में होगा जहां पर q क्या है, एक इंटीजर है। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और b है 6। हमने b को 6 ही क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में 6q + 1 ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है जी। अगर इसी क्वेश्चन में ये 4q लिखा होता तो हम b को 4 अज्यूम करते। अब हमें पता है यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से a = 6q + r, डिविडेंड = डिवाइजर * क्वोशिएंट + रिमाइंडर। जो क्वोशिएंट है वो 6 का मल्टीपल होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है किसी इंटीजर q के लिए जहां पर क्वोशिएंट जो होगा ऑब्वियस सी बात है वो 0 से बड़ा ही होगा या 0 के बराबर होगा। क्वोशिएंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। और रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर 6 था इसलिए रिमाइंडर 6 से छोटा ही होगा। अगर 4 होता तो रिमाइंडर 4 से छोटा होता। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो रिमाइंडर 5 से छोटा होता। क्लियर है? आगे तो अब अगर हम इसे कंसीडर करें कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। पहले इस चीज को समझो, जब रिमाइंडर 0 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, इनफैक्ट 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है जी, 6 से छोटा है, तो हम क्या कर देंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यही सारे रिमाइंडर हो सकते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो अगर हम इन रिमाइंडर्स को इस फॉर्म में डालें तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6q + 0 यानी कि 6q, 6q + 1, रिमाइंडर 1 डाल दिया, 2 डालेंगे तो 6q + 2, इसी तरीके से जब 3 डालेंगे तो 6q + 3, 4 डालेंगे r की जगह तो 6q + 4 और 5 डालेंगे तो 6q + 5, जहां पर q क्या है, क्वोशिएंट। लेकिन जो 6q, 6q + 2, 6q + 4 ये तीनों पॉसिबल रिमाइंडर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहां क्या बोला था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और ये तीनों क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑड कौन से बचे बेटे, ऑड नंबर्स वही जिसका रिमाइंडर 1, 3 और 5 होगा, ठीक है जी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बच गए, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, जहां पर q एक इंटीजर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। आई रिपीट, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। अब इसमें ध्यान रखना, हमेशा हम जो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे वो 3q, 3q + 1 और 3q + 2 ही लेंगे, इसके आगे नहीं लेंगे। इतने सफिशिएंट है, इतना ही लेना है, इसके कम ज्यादा कुछ नहीं लेना। अब अगर हम पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं 3q का स्क्वायर तो ये हो गया 9q²,
हमें 3 अलग करना है क्योंकि बोला था या तो ये 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा, तो हम इसमें से 3 को अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3q², 3 वैसे का वैसा बची हुई चीज हो गई m, 3m, जहां पर m किसके बराबर है 3q² के बराबर है। फिर 3q + 1 का होल स्क्वायर, 3q + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया a² + b² + 2ab, 3q का होल स्क्वायर 9q², 1 का स्क्वायर 1, 2 × 3q × 1 6q। अब यहां पर मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूं, 9q² + 6q और +1 बाद में लिख लेता हूं। अब इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, मैंने अगेन 3 कॉमन निकाल दिया क्योंकि हमें फॉर्म इसी में से कोई चाहिए थी। जब 3 कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q² + 2q और +1 वैसे का वैसा, ये m हो गया 3m + 1, जहां m की वैल्यू है 3q² + 2q। तो अगेन हमने पहला नंबर देखा वो 3m की फॉर्म में था और दूसरा नंबर किस फॉर्म में है 3m + 1 की फॉर्म में है। ठीक है जी, यहां पर 3m + 1 की फॉर्म में, जहां पर m है 3q² + 2q। अब तीसरा नंबर ले लेते हैं, 3q + 2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। 3q + 2 लिया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, a² + b² + 2ab, 3q का स्क्वायर 9q², 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 6 2 12, 12q, 9q² + 12q + 4 रीअरेंज कर दिया। अब मैं 4 को भी ब्रेक कर देता हूं, 3 + 1। अब इन तीन टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 3q² + 4q + 1, और ये जो +1 है ये तो वैसे का वैसा हमने कॉपी कर दिया। ये पूरा हो गया m, 3m + 1, जहां m की वैल्यू क्या है 3q² + 4q + 1, हेंस प्रूव्ड। अब हमने क्या देख लिया कि 3q 3m की फॉर्म में था और 3q + 1 और 3q + 2 दोनों ही किस फॉर्म में है 3m + 1 की फॉर्म में। यही हमें प्रूव करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है, स्क्वायर की जगह क्यूब है और फॉर्म किस फॉर्म में है 9m, 9m + 1, 9m + 8 की फॉर्म में। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा 9m, 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म में होगा। स्टेप्स वही रहेंगे, लेट x be any positive integer then it is of the form 3q, 3q + 1 और 3q + 2। ठीक है जी, ये स्टेप्स हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, इसमें भी कर दिया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें क्यूब करना है, तो 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27q3। और इस बार हमें 9 अलग करना है, तो 9 × 3q3 ये हो जाएगा 9m, जहां m किसके बराबर है 3q³ के बराबर है, राइट। अगला हमें पार्ट अगला है 3q + 1, 3q + 1 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3 a²b + 3ab²। ठीक है जी। अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा 27q³, 1 का क्यूब 1, 3 वैसे का वैसा, 3q का होल स्क्वायर 9q² × 1 + 3
इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर 1, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। इतना आ गया है सॉल्व करके। अब इसे रीअरेंज कर लेता हूं, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 9 कॉमन निकाल देता हूं पहले तीन टर्म्स में से, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जहां पे m की वैल्यू है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब हमने देख लिया पहला नंबर किस फॉर्म में था, 9m की फॉर्म में था, दूसरा 9m प्लस 1 की फॉर्म में, तीसरा नंबर देखते हैं किस फॉर्म में है। ये है 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, अगेन आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अगला स्टेप यहीं पर लिख रहा हूं, 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब देखो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 8, 3 9s are 27, 27 2s are 54 into q square, 54q square प्लस 3 3s are 9, 9 4s are 36, 36q। अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इन तीनों में से मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूं, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ये m हो जाएगा, तो ये हो गया 9m प्लस 8, जहां m किसके बराबर है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। हेंस प्रूव्ड कि हमने क्या देख लिया कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो क्यूब है वो या तो 9m की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। क्लियर है, इसे कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था, तो इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी डिजिट 0 से खत्म नहीं हो सकती, यानी कि इसकी यूनिट प्लेस में कभी भी 0 नहीं आ सकता। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले 6m को हम यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। हमने 6 के फैक्टर्स बना दिए जो कि हैं 2 इंटू 3। इसको मैं अलग अलग लिख दूं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्लियर है यहां तक? अब देखिए हम क्या करेंगे। हम जानते हैं
for a number to end with 0, अगर किसी नंबर के एंड में 0 आना चाहिए तो it should have 2 and 5 as factors, right? क्योंकि अगर 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 5। अगर हम 60 लेंगे तो भी उसमें 2 और 5 इन्वॉल्व जरूर होंगे। तो अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आना है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना जरूरी है। ठीक है जी? Have 2 and 5 as factors in its prime factorization। ठीक है यहां तक? But prime factors of 6 की पावर n are 2 की पावर n and 3 की पावर n, right? Therefore 6 की पावर n cannot end with 0। इसलिए अगर 6 की पावर n है तो कभी ये 0 से खत्म नहीं हो सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है हम वो करते हैं। मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, जैसे मैं एग्जांपल 9 करवा रहा हूं। ठीक है जी? एग्जांपल 9 अगर आपने कर लिया तो बाकी क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद हो सकते हैं। स्टिल आपकी क्लियरिटी के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एग्जांपल 9, 10 और 11 करवा देता हूं, तीनों ही करवा देता हूं। एक नॉर्मल हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का हो गया और एक मल्टीप्लिकेशन का हो गया। तो इससे मिलते जुलते आप एडिशन और क्वोशिएंट वाले क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, यानी कि 1.3 में आपको खुद करने के लिए दूंगा। मैं आपके साथ एग्जांपल 9, 10 और 11 डिस्कस कर लेता हूं। आइए देखिए, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल 9 पूरे का पूरा लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप मेरे साथ के साथ कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, पहले पूरा कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है कि √3 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी कि पहले जो हमें एक्चुअली में जो प्रूफ करना है हम वो नहीं मान रहे। हम क्या मान रहे हैं कि √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल नंबर है, दैट इज we can find integers a and b not equal to 0 such that √3 is equal to a upon b। हमें पता है हम रैशनल नंबर्स को हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने √3 को लिख दिया a अपॉन b की फॉर्म में, या तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। अब आगे फिर एक लाइन आ जाएगी कि सपोज
A and B have a common factor other than 1, हम मान लेते हैं A और B का कॉमन फैक्टर है other than 1, then we can divide by the common factor, then we can divide by the common factor and assume that A and B are co-prime, यानी कि हम मान लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि A और B का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो अगर हम इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और अज्यूम क्या कर देते हैं कि A और B क्या हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं। देयरफॉर ये B यहां डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, B इंटू रूट 3 इज इक्वल टू A। ठीक है जी। फिर हम इसके बाद लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट रूट 3 का स्क्वायर 3, B का स्क्वायर B स्क्वायर और A का स्क्वायर A स्क्वायर, यानी कि 3B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आ गया। देयरफॉर अब यहां 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, therefore A square is divisible by 3, that is जब A square 3 से divisible है तो A is also divisible by 3, that is A is also divisible by 3, क्योंकि अगर स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगर अकेला नंबर होगा वो तो भी वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 3C, तो A क्या हो गया, हम 3C की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि A 3 का मल्टीपल है। ठीक है जी। फॉर सम इंटीजर C, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इस A की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग A is equal to 3C in 3B square is equal to A square, we get, हमें क्या मिल जाएगा, 3B square वैसे का वैसा is equal to A square, A किसके बराबर था, 3C के, 3C का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, B स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3C स्क्वायर। अब 3 यहां मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इंप्लाइज B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज B is also divisible by 3। यहां तक भी समझ में आता है कि B स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है और B भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए। क्योंकि नीचे लिखने की जगह नहीं बची तो पहले यहां तक कॉपी कर दीजिए, फिर मैं रब करके आगे लिख देता हूं। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आगे देखिए हम क्या करेंगे। हमने कर दिया था कि b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, यानी कि b भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या आ गया, therefore a and b have at least 3 as a common factor।
हमने क्या नोटिस करा कि ए और बी दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे थे, यानी कि ए और बी का 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन इससे क्या हो गया, हमारी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई कि क्या है, ए और बी कोप्राइम है। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स the facts that A and B are co-prime। यहां तक क्लियर है? फिर लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our assumption that √3 is a rational number। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों राइज हुई, क्योंकि हमने क्या मान लिया था कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, इसलिए हमें अब एंड में क्या पता लग रहा है कि √3 क्या है, एक इररेशनल नंबर ही है, ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में कहता है कि शो दैट 5 minus √3 is irrational। शो क्या करना है कि 5 minus √3 क्या है, इररेशनल है। हम सबसे पहले वही कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट अस assume that √3 is a, सॉरी हम क्या assume कर लेते हैं कि 5 minus √3 is a rational number। हमने क्या assume कर लिया कि 5 minus √3 क्या है, रैशनल नंबर है। दैट इज वी कैन फाइंड co-prime numbers A and B such that, अब जब ये रैशनल नंबर है तो को-प्राइम नंबर्स A और B निकाल लेंगे इस तरीके से कि 5 minus √3 किसके बराबर हो गया, A अपॉन B की फॉर्म में हो गया, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब ये प्लस को मैं इधर भी लेके जा सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5 minus A अपॉन B इज इक्वल टू √3। ठीक है जी, √3 को मैं अलग साइड पे ले गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो यहां पर ये b एलसीएम आएगा, b को 1 से डिवाइड किया b, b इंटू 5, 5b, माइनस b को b से डिवाइड किया 1, 1 इंटू a, ये किसके बराबर है, √3 के। तो 5b माइनस a अपॉन b किसके बराबर है, √3 के।
यहां तक क्लियर है? अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b क्या है? इंटीजर्स है। Therefore we get 5 minus a and b as a rational number। इससे हमें क्या पता लग गया? a और b अगर इंटीजर्स हैं तो 5 माइनस a अपॉन b क्या है? रैशनल नंबर है। सो √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये सब किसके बराबर था? √3 के बराबर था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि √3 रैशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √3 is an irrational number। लेकिन इससे यह बात तो गलत प्रूफ हो जाती है, उल्टी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि √3 हम जानते हैं क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। अगेन लास्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज of our assumption that 5 minus √3 is a rational number। वही लास्ट क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? thus we conclude that कि 5 minus √3 is irrational। 5 minus √3 is irrational। यही प्रूफ करना था, इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया जी यहां तक। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 11। इसमें क्या शो करना है कि 3√2 इज इररेशनल नंबर। Show that 3√2 is irrational। ठीक है जी। अगेन हम करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कि लेट अस assume that 3√2 is a rational number। हम क्या मान लेते हैं कि 3√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगेन दैट इज वी कैन फाइंड को-प्राइम नंबर्स ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन वाली लैंग्वेज है पूरी की पूरी। सच दैट 3√2 is equal to a upon b। ऑब्वियस सी बात है, जब रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो 3√2 किसके बराबर हो गया? a अपॉन b की फॉर्म में हो गया। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि √2 ऐसे का ऐसा रहा, या 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a अपॉन 3b। √2 किसके बराबर हो गया? a अपॉन 3b के। अब हम जानते हैं सिंस 3a and b
3a और b क्या है, आर इंटीजर्स ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा कि a अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर, a अपॉन 3b इज अ rational number which gives root 2 as rational number as well, जिससे क्या पता लगेगा ये रैशनल नंबर है और ये इज इक्वल टू रूट 2 के बराबर है, तो रूट 2 भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हम क्या जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, बट दिस contradicts the fact that root 3 is an irrational number। ठीक है जी, सॉरी रूट 2 आना था कि रूट 3 क्या, रूट 2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। सो we conclude that, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि 3 रूट 2 is irrational। इससे हमें पता लग गया कि 3 रूट 2 क्या है, irrational नंबर ही है। इसे कॉपी कर दीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे करते हैं। हो गया, आगे देखते हैं। अब जो हमारे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें लिखना ज्यादा होता था, याद करना ज्यादा होता था, लिखना तो खैर संभव ही होता है जिसमें स्टेप्स याद करने पड़ रहे थे, वो कैटेगरी खत्म हो गई है। 1.3 हमारी इन 3 एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड है, हो जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी 1.4 बची है, तो आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करनी, हमें क्या बताना है कि ये जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटे, जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। फॉर एग्जांपल 5/2 क्या हो जाएगा, 2.5 पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के एग्जांपल क्या होते हैं, 1/3। 1/3 क्या होता है, 0.333, चले जा रहे पूरा कट नहीं रहा, तो 0.333 यानी कि 0.3 बार किसका एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। अब ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हमें विदाउट डिवीजन कैसे पता लगता है कि गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो जो क्वेश्चन है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लो। डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। सिर्फ 2 आ जाए तब भी ठीक है, सिर्फ 5 आ जाए तब भी ठीक है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी ठीक है। तो ये कौन सा एग्जांपल होगा, 2, 5 और 2 एंड 5 बोथ वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल का। लेकिन अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, 3, 5, 3, 7, मामा, ताया, चाचा, फूफा, कुछ भी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्लियर है? आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 13/3125, एक ही अटेम्प्ट कर देते हैं हम। एक हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट जो कि है 15/1600। एक हम ले लेते हैं सिक्स्थ पार्ट
जो कि है 23 अपॉन में 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। एक हम ले लेते हैं 10th पार्ट जो कि है 77/210। ठीक है जी, ये 4 पार्ट्स में हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3125 के फैक्टर्स बनाते हैं। 5 6 32 5, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहे हैं, 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3125, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हैं, 5 की पावर 5, तो यानी कि 2 और 5, जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर के फैक्टर में यहां पर सिर्फ 5 आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये किसका एग्जांपल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल हो गया। क्लियर है, इतना जरा कॉपी करिए आप। सेकंड पार्ट है 15/1600। हम सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 3 जा 5 3 20 जा, ये आ गया 3/320। अब 320 के फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 2 पे आया 160, 2 पे आया 80, 40 20 10 5 1। अब हम क्या देख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 ही हैं। फैक्टर्स ऑफ 320 आर 2 आ रहा है 6 टाइम्स और 5 आ रहा है 1 टाइम, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं 6th पार्ट। यहां पर जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमें वैसे ही क्लियर कर दिए कि 2 और 5 आ रहे हैं, तो लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 का क्यूब एंड 5 का स्क्वायर, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 10th पार्ट है 77/210, इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 7 11 जा 7 30 जा, ये क्या आ गया 11/30। अब हम 30 यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेते हैं। अब हम यहां क्या देख रहे हैं कि जो 30 के फैक्टर है इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, वही मामा चाचा ताया आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना कॉपी कर लीजिए। यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। असाइनमेंट्स के लिए
एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाई जाती है हर चैप्टर की। इन वीडियोस में जैसे आप जानते हैं हमने सिर्फ एनसीईआरटी कवर करी है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ट्यूशन असाइनमेंट हो, आरडी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो या यू लाइक हो, कोई भी एग्जाम्पलर हो, उसके लिए वीडियोस अलग से बनाई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर।